हाय एवरीवन। हम लोगों ने अब तक पल्स कोड मॉड्यूलेशन की बात की थी कि ये, और हमने अब तक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की बात की थी, जहां हमने देखा था कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कैसे बदला जाता है। हमने देखा था सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग। हमने ये देखा था कि उसे सैंपल किया जाता है, क्वांटाइज किया जाता है और उसके बाद इनकोड किया जाता है। यही जो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन का जो ये बेसिक प्रोसेस है, यही हम बार बार करते हैं। ये ऑडियो सिग्नल्स के लिए होता है, ये इमेजेस के लिए होता है, ये सभी सिग्नल्स के लिए होता है। तो अब हम देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास एक इमेज है, तो जब आप डिजिटल कैमरा से कोई फ़ोटो ले रहे हैं, वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है। जब आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है। तो अगेन ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। तो अब मैं दो प्रैक्टिकल सिस्टम्स की बात करूंगा, एक ऑडियो जहां पर माइक्रोफोन, सैम्पलर, क्वांटाइजर। तो ऑडियो के केस में माइक्रोफोन सैम्पलिंग करता है और सैम्पलर जो सैम्पलिंग है वो, क्योंकि हम लोग 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक सुन सकते हैं, तो जो सैम्पलर है वो 44.1 किलोहर्ट्ज पर होता है और क्वांटाइजेशन 16 से 20 बिट की प्रयोग की जाती है। तो अब मान लीजिए मैं ऑडियो को सैम्पल करना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ ऑडियो है जिसे मैं सैम्पल करना चाहता हूँ। तो उस ऑडियो को सैम्पल करने के लिए मुझे हर सेकंड 44,100 सैंपल्स पर सेकंड और 16 बिट, कम से कम 16 बिट, 2 बाइट पर सैंपल या 88.1 किलोबाइट्स पर सेकेंड। 88.1 किलोबाइट्स पर सेकेंड, जिसे मैं कर सकता हूं लगभग 90 किलोबाइट्स पर सेकेंड। 90 किलोबाइट्स पर सेकेंड। मैं जब ऐसे ऑडियो जनरेट कर रहा हूं तो ये लगभग 90 किलोबाइट्स पर सेकेंड है, ज़्यादा है। और अब मतलब ये हुआ कि 5400 किलोबाइट्स पर मिनट, मतलब 5400 किलोबाइट्स पर मिनट या करीब करीब 5 मेगाबाइट्स पर मिनट। तो ऑडियो सैंपल जनरली 5 मेगाबाइट्स, एक मिनट में 5 मेगाबाइट डेटा जनरेट होगा अगर मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा। पर आपने ये देखा है कि जब हम ऑडियो की बात करते हैं, ऑडियो फाइल्स की बात करते हैं, तो एक मिनट 5 मेगाबाइट ना होकर कुछ किलोबाइट्स होता है, करीब 500-600 किलोबाइट्स। तो ये कैसे हुआ? तो क्योंकि अब इस हिसाब से एक घंटे की ऑडियो फाइल आपकी 300 मेगाबाइट की होगी, लगभग 300 मेगाबाइट एक घंटा ऑडियो। तो एक घंटे का ऑडियो लगभग 300 मेगाबाइट का नहीं होता। एक घंटे का ऑडियो स्टीरियो ऑडियो, ये मोनोफोन ऑडियो है या एक माइक्रोफोन से रिकॉर्डेड ऑडियो है। जो आप के फ़ोन में स्टीरियो स्पीकर्स हैं या जो आप स्टीरियो स्पीकर्स पर सुनते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स के लिए आपको दो ऑडियो चैनल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि आपको 3D इफेक्ट क्रिएट करना है एक तरह का। तो वो 600 मेगाबाइट्स में प्रति घंटा, जो कि आपके पास नहीं है। तो इसीलिए असल में जब आप देखते हैं तो ये करीब करीब
हमारा ऑडियो इसका 10वां हिस्सा होता है। इनफैक्ट जो ओरिजिनल सीडीज थी वो 74 मिनट की होती थी। जो कॉम्पैक्ट डिस्क्स बनाई गई थी, अब तो कॉम्पैक्ट डिस्क्स को गए हुए बहुत समय बीत गया, वो 74 मिनट की थी, जो कि लगभग 650 MB मेगाबाइट्स स्टीरियो ऑडियो, जो लगभग 74 मिनट स्टीरियो ऑडियो हर्ट्स तो सीडी ये स्टोर करती थी। ये लगभग 650 MB का होता था, ये आप देख सकते हैं। तो लेकिन जब आप अपने फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो करीब करीब फ़ोन में करीब 500 किलोबाइट्स प्रति मिनट। फ़ोन में करीब करीब 500 ऑडियो, अच्छी क्वालिटी का ऑडियो 500 किलोबाइट्स प्रति मिनट का होता है। तो ये कैसे होता है, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल जो यहाँ पर है, या जो दूसरी बात हमने देखी है, वो है इमेजेस। अगर मैं इमेजेस की बात करूँ तो कैमरा लगभग सभी के फ़ोन में होता है, मेरे फ़ोन में भी है। ये पीछे कैमरा सेंसर है। तो अब ये कैमरा सेंसर कैसे काम करता है? कैमरा सेंसर या कैमरा कैसे काम करता है कि सामने से लाइट आ रही है, वो लाइट आकर ये कैमरा के लेंस पर पड़ेगी। नेचुरली जब लाइट कैमरा के लेंस पर पड़ेगी तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है कैमरा उसे सेंस करेगा। तो और फ़ोन के अंदर जो कैमरा सेंसर होता है, ये लगभग कुछ ऐसा होता है कि वो स्पेस में सैंपल करता है। तो ये आप सैम्पलिंग का इमेजेस वाला रूप आप डाइफ्रैक्शन की सहायता से कर सकते हैं, या जो 12वीं में हमने डाइफ्रैक्शन पढ़ी थी उसमें आप इमेजेस को देख सकते हैं। पर मैं स्पेशल सैम्पलिंग थ्योरम की बात नहीं करूँगा। जैसे फ्रीक्वेंसी को हम टाइम में डिफाइन कर सकते हैं, वैसे स्पेस में भी डिफाइन कर सकते हैं। वो इस कोर्स से बाहर की बात है। खैर, लाइट आई और लाइट की अलग अलग इंटेंसिटीज़ इन अलग अलग ग्रिड पॉइंट्स पर पड़ रही हैं। ये जो आपका कैमरा का सेंसर है उसमें एक तरह के ग्रिड पॉइंट्स होते हैं, और हर ग्रिड पॉइंट को बोलते हैं एक पिक्चर एलिमेंट या पिक्सल। हर ग्रिड पॉइंट, ये एक तरह की आपके कैमरा सेंसर में एक तरह की 2 डायमेंशनल ग्रिड बनी हुई है, और इस ग्रिड का हर पॉइंट एक पिक्चर एलिमेंट या पिक्सल कहलाता है। तो और हर पिक्सल ये देखता है। मैं सिर्फ एक ब्लैक एंड वाइट कैमरा की बात कर रहा हूँ, अभी कलर कैमराज इस कोर्स से बाहर की बात है। वो मैं शायद वो उतना अच्छा बता भी ना पाऊँ कलर कैमरा। तो पर हम एक ब्लैक एंड वाइट कैमरा की बात कर रहे हैं। एक ब्लैक एंड वाइट कैमरा है, हर पिक्सल देखता है कि उस पर कितनी लाइट पड़ रही है, और वो एक आउटपुट वोल्टेज जनरेट, और हर पिक्सल ये देखता है कि उसके ऊपर कितनी लाइट पड़ रही है, और वो उस लाइट के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट वोल्टेज जनरेट कर देता है। जो कि क्योंकि हर पिक्सल को जनरली एक बाइट में क्वांटाइज किया जाता है, तो ये 0 से 255 के बीच होती है। या हर पिक्सल अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को एक बाइट में स्टोर करता है। अब आपके फ़ोन की बात करते हैं। तो जब आप फ़ोन में फ़ोटो खींचते हैं तो ये है कि कहीं पीछे से किसी भी लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, वो लाइट
आपकी जिस सब्जेक्ट की आप फ़ोटो खींचना चाहते हैं, जिसकी भी आप फ़ोटो खींचना चाहते हैं, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। जिस कैमरा में मैं बोल रहा हूँ वो भी ऐसे ही कर रहा है। यहाँ इन लाइट सोर्सेज से लाइट आ रही है, वो मेरे ऊपर पड़ रही है और वो सामने इस वीडियो कैमरा में जा रही है जो कि इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हर पिक्चर एलिमेंट पर एक ये लाइट पड़ रही है और हर पिक्चर एलिमेंट ये देख रहा है कि उसके ऊपर कितनी लाइट पड़ रही है, उसके करस्पॉन्डिंग वो एक वैल्यू रिकॉर्ड कर रहा है। अब आप ये कहेंगे कि इतने बड़ा सीन इतने छोटे से पिक्चर एलिमेंट पर कैसे आ सकता है? वो काम लेंसेज का है। वो इस कैमरा में, मेरे फ़ोन में जो भी लेंसेज हैं, उनका काम है कि उस पूरी इमेज की लाइट को उन छोटे छोटे पिक्चर एलिमेंट्स पर डालना, जिससे कि हर पिक्चर एलिमेंट उस पूरी पिक्चर का एक छोटा छोटा हिस्सा कैप्चर कर सके। तो अब हर पिक्चर एलिमेंट एक लाइट कैप्चर कर रहा है और आप उस सीन को, आपके सेंसर में जितने पिक्चर एलिमेंट्स होंगे, आप कहेंगे कि मेरा ये सेंसर सामने वाली पिक्चर को इतने पिक्चर एलिमेंट्स में तोड़ सकता है। हर पिक्चर एलिमेंट केवल एक ही वैल्यू रिकॉर्ड कर सकता है और जितने ज़्यादा पिक्चर एलिमेंट्स में आप एक सीन को तोड़ पाएंगे, आप उस सीन की डिटेलिंग उतने अच्छे से कर पाएंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आप एक सीन को जितने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, आप उस सीन को उतने अच्छे से समझ पाएंगे और उस सीन को की डिटेल्स को आप उतने अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। अब जनरली जैसे अगर मैं मेरे फ़ोन की बात करूं तो इसमें हैं 50 MP, या आपने फ़ोन खरीदते हुए देखा होगा 12 MP का कैमरा, 30 MP का कैमरा, 50 मेगापिक्सल का कैमरा। मैं अपने फ़ोन, एग्जाम्पल के लिए मैं अपने फ़ोन की बात कर रहा हूँ कि मेरे फ़ोन में एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। 50 मेगापिक्सल का मतलब है कि ये जो ग्रिड है इसमें 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़, 50 मिलियन 5 करोड़, 5 करोड़ क्या कीजिएगा इतने पिक्सेल्स का? इसमें 50 मिलियन या 5 करोड़ पिक्सेल्स हैं। मतलब, और हर पिक्सल 1 बाइट का है। तो मेरे फ़ोन के कैमरा सेंसर में 50 मिलियन या 5 करोड़ पिक्सेल्स हैं। आपके फ़ोन में 100 मेगापिक्सल भी हो सकते हैं। जनरली मतलब पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि एक फ़ोन में 50 मेगापिक्सल के आसपास के ही कैमराज आते हैं। तो 50 मिलियन या 5 करोड़ पिक्सेल्स हैं और हर पिक्सल अपनी वैल्यू को 1 बाइट में स्टोर कर रहा है। हर पिक्सल अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को एक बाइट में, हर पिक्सल अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को 1 बाइट में स्टोर करता है। मतलब कि ये 50 मिलियन पिक्सेल्स, 50 मिलियन पिक्सेल्स 50 मिलियन बाइट्स या 5 करोड़ बाइट्स करेंगे और 50 मिलियन पिक्सल जनरेट करेंगे 5 करोड़ बाइट्स, यानी कि एक इमेज का फाइल, यानी एक इमेज का फाइल साइज और एक इमेज का फाइल साइज होगा 50 MB। तो एक इमेज का फाइल साइज होगा 50 MB। ये तो नहीं होता है। जनरली जब आप अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचकर किसी दोस्त को भेजते हैं तो वो, अगर आप अच्छी क्वालिटी में भेजते हैं, फाइल डाउनलोड करके उसे जिसे अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो कहा जाता है, अगर आप उसे भेजते हैं तो 5 से 6 MB। बहुत अच्छी फ़ोटो है, बहुत डिटेलिंग है तो 5 से 6 MB। नहीं तो अगर आप कम डिटेल में भेजते हैं तो वही फ़ोटो आपकी 1 MB में भी चली जाती है। तो 1 MB भी बहुत है, 1 मेगाबाइट पर। सवाल यही है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने 50 MB में ली है उसे मैं 5 MB में कैसे कर सकता हूं? तो पर फोटो का फाइल साइज होता है
5 से 6 MB पर फोटो का फाइल साइज़ होता है 5 से 6 MB, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है हम ऑडियो के केस में भी और विजुअल्स के केस में भी, वीडियो में भी। वीडियो डेटा का भी मैं ऐसे ही एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं मान लीजिए 1080p में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1080p का मतलब है 1080p का मतलब है 1920 1080 पिक्सल्स पर फ्रेम। 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स पर फ्रेम, यानी कि करीब करीब 2 मिलियन पिक्सल्स पर फ्रेम, करीब करीब 2 मिलियन पिक्सल्स पर फ्रेम। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं वो कम से कम 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर होती है। तो 30 फ्रेम्स पर सेकंड, यानी कि 60 मिलियन फ्रेम्स और 7 मिलियन पिक्सल्स। ये मैं कम से कम बता रहा हूं, 60 मिलियन पिक्सल्स पर सेकंड, यानी कि 3600 मिलियन पिक्सल्स पर मिनट। तो 3600 मिलियन पिक्सल्स पर मिनट या मेगाबाइट्स, 3600 मेगाबाइट्स पर मिनट, 3600 मेगाबाइट्स पर मिनट, 3.5 GB 1 मिनट का वीडियो। अगर आप बिना कंप्रेशन के देखें तो 1 मिनट का वीडियो 3.5 GB, लगभग 3.5 GB। 1 मिनट, 1 मिनट में 3.5 GB डेटा। आज का रिचार्ज तो खत्म हो गया 1 मिनट में, पर ऐसा तो नहीं है थैंकफुली, क्योंकि मैं इन लेक्चर्स की फाइल्स रिव्यू कर रहा हूँ। करीब करीब 1 घंटे की फाइल मुझे, पर जो मेरे पास फाइनल ये लेक्चर के वीडियोस आ रहे हैं चेकिंग के लिए, वहाँ मैं देखता हूँ कि करीब करीब मेरे पास 1 GB प्रति घंटा। ये अच्छी क्वालिटी 1080p में मेरे पास, ध्यान रखिए ये 30 FPS पर, आप तो 60 FPS पर भी देखते हैं। ये 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर ब्लैक एंड वाइट वीडियो, 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर ब्लैक एंड वाइट वीडियो, और है बिना ऑडियो के। इसमें मैंने ऑडियो की बात भी नहीं की है, जो कि 3.5 GB पर मिनट है। पर ऑडियो के साथ हाई क्वालिटी वीडियो जो आप देख रहे हैं वो करीब करीब मेरे पास 1 GB प्रति घंटे पर आ रहा है। तो ये जादू कैसे, लगभग जादू जैसा ही है। तो ये ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, हम ये देखेंगे कि ये जादू हो कैसे रहा है। वीडियो में देखना आसान है, या इसे समझने का सबसे आसान तरीका है वीडियो। वीडियो में जब मैं 1 सेकंड में 30 फ्रेम्स ले रहा हूँ, 30 फ्रेम्स पर सेकंड, 60 फ्रेम्स पर सेकंड का मतलब है कि मैं 1 सेकंड में 30 फ्रेम्स या 60 फ्रेम्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या मैं 1 सेकंड में 30 स्टिल इमेजेस या 60 स्टिल इमेजेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जब मैं 1 सेकंड में 30 स्टिल इमेजेस या 60 स्टिल इमेजेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि मैं 1 सेकंड में ज़्यादा नहीं हिलता। अगर आप उन स्टिल इमेजेस को देखना शुरू करें तो आपको हाथ ऐसे हिलते हुए दिखाई देंगे, अगर आप नेचुरल स्पीड पर स्टिल इमेजेस को कैप्चर करने की कोशिश करें। या आपको वो इमेज बहुत धीरे धीरे, एक इमेज से दूसरी इमेज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा जब तक सीन नहीं बदलता। तो आप ये कर सकते हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक इमेज से दूसरी इमेज में ज़्यादा बदलाव नहीं है। तो इसका मतलब है कि वीडियो में एक इमेज से दूसरी इमेज में ज़्यादा बदलाव नहीं है। तो मेरे पास अगर पहली इमेज है तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पहली इमेज और दूसरी इमेज में क्या अंतर है। दूसरी इमेज को पूरा रिकॉर्ड करने के बदले मैं सिर्फ ये रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि पहली इमेज और दूसरी इमेज में क्या अंतर है। ऐसे ही दूसरी इमेज मेरे पास आ गई, फिर दूसरी इमेज और तीसरी इमेज में क्या अंतर है। एक इमेज, अगर मैं
1 सेकंड के शुरू और 1 सेकंड के अंत में रिकॉर्ड करूंगा तो 1 सेकंड में मैं यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ, पूरा फ्रेम बदल गया। 1 सेकंड में मैं यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ, पूरा फ्रेम बदल गया। पर ये जो मेरी 1 सेकंड की मोशन है, इसे अगर मैं धीरे धीरे 1 सेकंड में 30 बार रिकॉर्ड करूंगा तो उसमें इतना अंतर नहीं आएगा। तो मैं ये कर सकता हूँ कि पहले फ्रेम और दूसरे फ्रेम में क्या अंतर है, दूसरे फ्रेम और तीसरे फ्रेम में क्या अंतर है। ऐसे अगर मैं फ्रेम बाय फ्रेम रिकॉर्ड करूंगा तो एक के बाद एक आने वाले 2 फ्रेम्स में उतना अंतर नहीं आता। तो हम ये कह सकते हैं कि वीडियो में 2 फ्रेम्स में बहुत कोरिलेशन होता है। तो मैं 1 फ्रेम रिकॉर्ड करूं, उसके बाद केवल अंतर रिकॉर्ड करता जाऊं तो मैं वीडियो को अच्छे से स्टोर कर सकता हूं, या वीडियो में मुझे उतना डेटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही इमेजेस, अब मैंने एक फ्रेम या एक इमेज की बात की। अब मान लीजिए यही 2 मेगापिक्सल है, क्योंकि ये वीडियो 2 मेगापिक्सल पर रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब कि 2 मेगापिक्सल का मतलब है कि जितना फ्रेम आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसमें 20 लाख पिक्सल्स हैं, लगभग 20 लाख पिक्सल्स हैं यहाँ पर। तो ये पूरा सीन जो आप देख रहे हैं, ये लगभग 20 लाख छोटे छोटे डॉट्स से बनाया गया है। तो 20 लाख में से ज़्यादा नहीं तो 1.5 लाख पिक्सल्स तो अकेले इस बोर्ड के होंगे। तो इस बोर्ड में क्या है, इस बोर्ड में आप देखेंगे बोर्ड ज़्यादातर काला है। तो ये पिक्सल काला है, ये पिक्सल काला है, ये पिक्सल, ये तो बहुत बड़ा बड़ा है। तो ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे तो काले पिक्सल्स बहुत हैं, और आप ये कह सकते हैं कि हर पिक्सल अपने आसपास के पिक्सल्स, काफ़ी हद तक अपने आसपास के पिक्सल्स जैसा दिखेगा। मेरी शर्ट की बात करें, आज ये शर्ट कुछ सफ़ेद से रंग की है, तो मेरी शर्ट पर भी कई पिक्सल्स होंगे। मेरी शर्ट पर भी ज़्यादा नहीं तो 1.5 लाख पिक्सल्स तो मेरी शर्ट पर ही लगे होंगे। तो अगर मैं, क्योंकि मैं इस फ्रेम का 20वां हिस्सा, मेरी शर्ट इस फ्रेम के 20वें हिस्से में तो आ ही रही है, तो 1.5 लाख पिक्सल्स मेरी शर्ट पर ही होंगे। तो मेरी शर्ट पर भी करीब करीब 1 लाख पिक्सल्स हैं, और उनकी वैल्यू लगभग एक दूसरे के आसपास है। तो अधिकतर पिक्सल्स, स्टिल इमेजेस में भी अधिकतर पिक्सल्स, एक पिक्सल की वैल्यू अपने आसपास के पिक्सल्स की वैल्यू के आसपास ही होगी। तो हमें अगर एक पिक्सल की वैल्यू पता है, हमें उसके आसपास के पिक्सल्स की वैल्यू उस पिक्सल को देखकर पता लग सकती है। हम उस पिक्सल को देखकर ये कह सकते हैं कि इस पिक्सल के आसपास के पिक्सल्स की वैल्यू कुछ ऐसी होगी। तो ये इमेजेस की बात हो गई। ऑडियो में भी मेरी जो सैम्पलिंग स्पीड होती है वो होती है 8 किलोहर्ट्ज़ स्पीच के लिए। मैं 1 सेकंड में 8000 सैंपल्स ले रहा हूँ। आपका बोला हुआ 1 सेकंड में इतनी तेज़ी से तो बदलता नहीं है। म्यूज़िक के लिए 44 किलोहर्ट्ज़ है। तो ऑडियो में भी ये देखा जाता है कि जो आसपास के सैंपल्स हैं, एक सैंपल की वैल्यू अपने आसपास के सैंपल से के बहुत पास होती है। तो प्रैक्टिकल सिग्नल्स में, इन सभी सिग्नल्स में, ऑडियो, स्पीच, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, सभी सिग्नल्स ऑडियो, इमेजेस, वीडियो में कोरिलेशन सभी सिग्नल्स में कोरिलेशन बहुत अधिक रहता है। वो ऑडियो हो, इमेजेस हो, वीडियो हो, और क्योंकि कोरिलेशन इतना अधिक रहता है इन सिग्नल्स में, हम एक सैंपल से उसके आसपास के सैंपल्स को जान सकते। तो हर सैंपल और उसके आसपास के सैंपल्स में अंतर भी तो हर सैंपल और उसके आसपास के सैंपल्स में अंतर भी कम ही होता है। तो क्योंकि अंतर कम होता है, अब हमें एक सैंपल की वैल्यू पता है, तो हमें उसके आसपास के सैंपल्स का सिर्फ केवल अंतर पता है, उससे भी हम उसके आसपास के सैंपल्स को निकाल सकते हैं। तो इस कोरिलेशन को यूज़ करके हम इस डेटा को कंप्रेस कर सकते हैं। जो भी इन सैंपल्स के बीच का कोरिलेशन है, तो
हम केवल एक सैंपल की वैल्यू पता करके केवल एक सैंपल्स की वैल्यू को ठीक से स्टोर करके अन्य सैंपल्स और उस सैंपल में अंतर देख कर अन्य सैंपल्स की वैल्यू बता अन्य सैंपल्स की वैल्यू बता सकते हैं। और ये कंप्रेशन का बेसिक आइडिया है। हम डेटा को ऐसे कंप्रेस करते हैं। ये इस कंप्रेशन को लॉसी कंप्रेशन कहते हैं। हम लॉसी कंप्रेशन की ही बात करेंगे। लॉस क्या होता है और ये क्यों आता है, इसकी बात हम कोर्स के दूसरे हाफ में जब हम इंफॉर्मेशन थ्योरी और रेट डिस्टॉर्शन की बात करेंगे तब करेंगे। पर ये कंप्रेशन का बेसिक आइडिया था। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ऑटो रिकर्सिव प्रोसेसेस क्या होते हैं। ऑटो रिकर्सिव प्रोसेस एक तरह का रैंडम प्रोसेस है और यहाँ पर वो हमारे किस तरह काम आते हैं। थैंक यू।